सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज प्रोग्राम में हमें इमरान खान एंकर जो हैं सीनियर साफ़ी वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे हैं माजी में वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जब वो गए हाई कोर्ट तो बिल्कुल मंजर कुछ और था और माजी में वो कुछ और कहते रहे। माजी में वो ललकारते रहे नैब को, लेकिन अब हाई कोर्ट जब वो पहुँचे और ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी उनको मिल गई 17 जून तक, अब नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो लगता है कि अब अगली पेशी पर जब नैब ने बुलाया तो शायद वो पेश हो ही जाएं क्योंकि 17 जून तक तो गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर जब ये हाई कोर्ट में पेश हुए इनके वकील, और वकील वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े वकील हैं, और अमजद परवेज़ साहब ये भी बहुत बड़े वकील हैं। तो दोनों पेश हुए और फिर पूछा गया कि क्या नैब इनको गिरफ्तार करना चाहता है, तो जवाब आया कि जी नैब गिरफ्तार करना चाहता है, जबकि हमने तमाम सवालों के जवाब नैब को दे दिए हैं। फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पूछा कि केस किस स्टेज पर है, तो बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। सैयद फैसल बुखारी ने जवाब दिया नैब की तरफ से कि जी नैब शहबाज शरीफ की ज़मानत की मुखालफत करेगा। बहरहाल अभी ये अबूरी ज़मानत इसको हम कहते हैं, ये कबूल हो गई। अब 17 जून के बाद क्या होगा, फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है चलें 17 जून के बाद ये क्या करेंगे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद ये फिर आगे की दरख्वास्त दे देंगे। इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ असद खरल साहब बाबर डोगर साहब हैं, कुछ ही देर में इमरान खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। असद खरल साहब, आपने देखा हाई कोर्ट पेशी का मंजर, वहाँ पर लोग जिस तरह इतनी बड़ी तादाद में थे, ये भी नहीं समझ आ सकी कि शहबाज शरीफ साहब आखिर थे कहाँ। रियासती इदारे भी उनको ढूंढने में नाकाम हो गए। आखिरकार वही हुआ कि वो अगले दिन उनको अंदाज़ा था कि हाई कोर्ट मेहरबानी करेगा और उनकी ज़मानत कबूल हो जाएगी, वो हो गई। तो अब तो नैब बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो जवाब वो कह रहे हैं उनके वकला कि जी हमने जवाब दाखिल करा दिए हैं, वो कुछ सामने आए हैं? टीटीज़ किस तरह आती रही, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने तो बात ही ख़त्म कर दी है। उसामा साहब, कल का प्रोग्राम डोगर साहब आप भी गवाह हैं, आप भी गवाह और नाज़रीन भी गवाह हैं। मैंने क्या कहा था कि नैब जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, शेख रशीद साहब भी हमारे साथ थे जी, राना तनवीर साहब भी हमारे साथ थे, और राना तनवीर साहब उनकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, वफाकी वज़रा है, मुतअद्दिद दफ़ा नैब खुद फेस कर चुके हैं। जब उनसे मैंने आउटकम पूछा कि क्या जो नैब ने कच्चे और जिस तरह के केस बनाए जो वो खुद कह रहे हैं नैरेटिव कि जनाब ये केस नहीं, तो उन्होंने कहा कि केसेस के अंदर कोई जान नहीं और किसी को सज़ा नहीं हो सकती। फिर कल मैंने आपको ये भी कहा था कि नैब का जो सहूलतकारी का किरदार है, मैच फिक्सिंग वाला जो है, नैब कई तरफ, लेकिन खरल साहब अभी नैब विकेट के मैरिट्स पे तो केस गया ही नहीं ना, ये तो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी आम वो जो सवालों के जवाब है, डॉट जरा बनाएं, डॉट मिलाएं, आप नैब पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे बताएं इल्जाम क्या, नैब का मुंह ऐसा काला करेंगे मिर्च कील, और ये मिलके जिनका वकील भी एक ही है, मुझे वकला के ऊपर नहीं है, सीनियर वकील है। हर बंदे का राइट है कि वो ऐसे दोस्त भी हैं, फिर वो नाराज हो जाएंगे। दोस्तों की नहीं है, मैं असूल दोस्त या दुश्मनों का इशू नहीं है, हम तो प्रिंसिपल स्टांस पे खड़े हैं। हम तो वो बात करेंगे जो मेरिट पे, जो असूल के मुताबिक होगी, वरना नैब को क्या हासिल होगा? सुन तो ले आप मुझे ये बताएं कि हर बंदे का जो भी क्लाइंट होता है, जो मुल्ज़िम होता है, वो चाहता है कि मैं वो वकील करूं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हो, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और जो ज़्यादा अच्छे से केस प्रेजेंट कर सके, और उनको यकीन हो कि ये हमें रिलीफ दिला सकता है। ये हर क्लाइंट का हक है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिस तरह ने कहा कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, अमजद परवेज़ साहब का आप देखें कि मरियम साहिबा के गालबन वो वकील है, नवाज शरीफ साहब के गालबन वही वकील है, शहबाज शरीफ साहब के आज भी आपने देखा आज़म नज़ीर साहब के वो वकील है, मीर शकील और रहमान साहब के भी वो वकील है। अब इसके अंदर एक पूरी एक प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, ये एक पूरा गेम प्लान का हिस्सा है। एहतसाब अदालत के अंदर, ये ईरान कुन बात आपको इंसाफ कर रहा हूँ, एहतसाब अदालत के अंदर अब तक की जो कार्रवाई नैब की है, आप जाके कॉपी निकाल लें, कोई मौजूद नहीं है, कोई कॉपी नहीं आज तक आनी है जानी है। नैब की फाइल आती है, फाइल पूरी चली जाती है। क्यों? सुन लें, क्योंकि हमारे हाथ लग जाएगी, तो फिर अगली सुन ले, जोकर साहब इसमें बात करेंगे, अगली सुन ले। ये फंसाया जा रहा है, नैब के मुंह पे कालक मरने का एक पूरा प्लान है, और इसका सहूलतकार नैब के अंदर जो भी बंदा बन रहा है, मैं इदारे के साथ हूं, मैं किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हूं, मैं मुल्की इदारों के साथ। सुन ले प्लान क्या है। मीर शकील और मान साहब ये कहें कि जनाब मेरे केस के अंदर
इतनी पेशियां हुई हाई कोर्ट में, इरसाब अदालत में, वो रिकॉर्ड जरा बताएं नैब का किधर है, क्योंकि वो पंचर लग रहे हैं। सुन लें, अगली सुन लें। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों कहते हैं, छोटी सी बात मुकम्मल होने दे डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फिर इमरान खान साहब बताएं कि मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कल तक गिरफ्तार करने से किसी अदालत ने नहीं रोका था। अगर नैब उनको पकड़ना चाहता, अगर पकड़ना चाहता तो डॉक्टर साहब वो पकड़ सकता था। सवाल का जवाब आप तो ये कह रहे हैं। नंबर 1 दूसरी बात, बस हो गई। दूसरी बात अहम है, आपने कहा था अगर शहबाज शरीफ जाते, अगर शहबाज शरीफ साहब जाते तो नैब उनको बिठा लेता, तो वो कहानी क्या बननी थी। अब क्या है, उन्होंने कहा 2 मेरे पास ऑप्शन है। हाई कोर्ट ने अब पूरी जमानत दी है कब तक, 17 जून तक। सुन ले। और नैब से हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो बीबी जवाब मांगा है कि आप इल्जाम बताएं, नैब उल्टा कानून है। नैब ये कहता है कि आपके इल्जाम आपने साबित करना है। हाई कोर्ट ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। उनका ये नैब चार्जशीट दे, ठीक है, नैब चार्जशीट दे। हाई कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया। बाबर साहब की 9 जून को नैब ने तलब किया है, उनको बिठा सकते नहीं है। हाँ जी, वो वेट कर रहे हैं हमारा। जी इमरान बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह ललकारा था नैब को, और आज जो हमने देखा है अब होते हुए, वो तो बिल्कुल एक और ही मंजर था। बहरहाल पहले देखें वो नैब को क्या कहते हैं। टेक्निकल हो रहा है मामला सारा। इमरान, आपका यूट्यूब चैनल भी बड़ा मकबूल है माशाअल्लाह, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उस पर भी आपने वहां जाकर बाकायदा दिखाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहां क्या मंजर था, कहां गायब हो गए थे शहबाज शरीफ साहब? तो कहते हैं आओ पकड़ो मुझे। और छोटा सा ऐड कर लें, हुकूमत खाने में जो नैब ने रखा था उसकी जरा मंजर कशी कर दें मजीद। डॉक्टर साहब बताएं। जी खान साहब। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करूं, मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी कल पाकिस्तान की कौम पे हुई है। इतना बड़ा लीडर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जब नैब आई तो कौम को बाहर निकलना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब का कोई मोहल्लेदार बाहर नहीं है। आसपास के घरों के दरवाजे मैंने कहा खटखटाओ, किसी को निकालो बाहर, कोई बाहर निकल के कहे कि क्यों हमारे लीडर को गिरफ्तार कर रहे हो। शहबाज शरीफ साहब के पूरे मोहल्ले से, आसपास से लोग मुझे सिर्फ ये बता रहे थे कि यार इनकी दफ़ा से पहले ही रास्ते बंद होते थे, ये आज फिर पुलिस ने आके बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके इनकी हुकूमत गई, हमारे रास्ते खुले, आज फिर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। और मैंने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ने आए हो, कहते ये हमारी बुला से जो मर्जी। मोहल्लेदार जिस आदमी के साथ नहीं है, और टोटल कोई 20 कारकुन होंगे कल मिला के सारे जो आए हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए वहां पे। और आज अगर आप लॉन्ग शॉट देख के कारकुन गिने तो आज भी 50 से ऊपर कारकुन नहीं है, 50-55 से ऊपर आज भी तादाद नहीं थी। तो सबको पता है कि ये केस क्या है, और सबको पता है कि इस केस के अंदर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। शहबाज शरीफ साहब नैब को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को अवॉइड करने में मदद दी है लाहौर की पुलिस ने। नैब ने कल 1:30 बजे कॉल की थी लाहौर की पुलिस को, और उनसे कहा था कि आप रेडी हो जाएं, हमें एक रेड के लिए आपकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को क्योंकि 28 तारीख को ये चेयरमैन नैब ने बाकायदा इसका इशू कर दिया था वारंट, तो 30 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद से इनके एक हमदर्द ने बता दिया कि जनाब आज हफ्ते का दिन है, लेकिन आप याद रखें कि आपके वारंट इशू हो चुके हैं। जब आप मंगल के दिन नैब के दफ्तर में जाएंगे, अगर आप सवालों के जवाब से मुतमईन ना कर पाए तो वो आपको गिरफ्तार कर देंगे। इमरान खान साहब आपको रोकूंगा छोटा सा, इनके हमदर्द ने नहीं, इनके हमदर्द ने नहीं, वो इनसाइडर था और नैब के अंदर गंदा अंडा यकीनन बैठा होगा जिसने इतला की कि आपको ये प्लान से जो आगाह होगा। अच्छा इमरान, बात मुकम्मल कीजिएगा जल्दी। जी इनको पता चल गया, इन्होंने मंडे वाले दिन जो है वो बेल के लिए अप्लाई कर दिया। नॉर्मली हाई कोर्ट बेल सेम डे में भी दे सकती है, वो हमजा शहबाज को तो गैर मौजूदगी में उसी दिन मिल गई थी। मंगल वाले दिन का टाइम जो है वो लगना चाहिए था हाई कोर्ट में, होता ऐसा ही है, प्रैक्टिस ही है। लेकिन एक दिन का डिले आ गया तो बुध का टाइम मिला, तो शहबाज शरीफ साहब की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने सोचा ये तो काम उल्टा हो गया, अब अगर कल मैं नैब में जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर देंगे, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक, इन्होंने फौरी तौर पे अपने जो जराए थे उनसे कहा कि अगर आपको पुलिस की कोई हरकत या कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोई हरकत होती है तो आप हमें फौरन बताएंगे कि मॉडल टाउन की तरफ कोई मूव कर रहा है। अच्छा, 1:30 बजे नैब ने पुलिस से रब्ता किया, पहले शहबाज शरीफ साहब का इंतजार किया, फिर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया कि जनाब हमें आपकी जरूरत है, हमें एक रेड करनी है, आप एक पार्टी तैयार करें और हमने कॉर्डन करना है मॉडल टाउन का एरिया। अच्छा, पुलिस ने इनको डिले करवाना शुरू किया। नैब की टीम तैयार बैठी है, बार बार रब्ता कर रहे हैं, जी अभी बता रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हमारे लोग तैयार हैं, बस अब निकल रहे हैं, कर रहे हैं। पुलिस ने इनको डिले किया और पुलिस ने रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब से और उनको बता दिया कि जी जिस चीज का खदशा था वो ठीक साबित हुई है, नैब आपको गिरफ्तार करने आ रही है। इमरान खान साहब थोड़ा सा
ये तो पुलिस ने, चले जी मुखबर है उनके बैठे, उन्होंने कहा कर दिया पुलिस के ऊपर। पहला जो मामला आपको गिरफ्तारी और बिठा लिया था वो भी पुलिस ने बता दिया कि नैब के बंदे किसी गंदे ने बताया था। ये जरा बता दें मुझे, पहला मरला कि आपको बिठा लिया जाएगा। सर मेरे पास जो खबर है वही बताऊंगा, मैं अब ख्वाहिश पे तो खबर नहीं बना सकता सर। जो मेरे पास नहीं, खबर आप है वही बता देना क्या क्या नैब का एक प्लान है जो उन्होंने बिठाना है, वो नून लिखो तो पता नहीं लग सकता ना, वो तो नैब के अंदर का प्लान है। मेरे पास तो जितनी खबर है मैं उतनी बताऊंगा, मुझे आप जरूरत नहीं नया है कर ज्यादा सकते हैं बोलने की। इसको, मैं ये नहीं है कि आप इनका कहना है कि नैब से भी, असल में खैर साहब का नैब कहना के है कि अंदर नैब तो से इनका भी उनको- मुखबर बिल्कुल नहीं होगा। नैब से भी उनको जो है ना मदद मिल रही थी। अच्छा ये बताएं, मैं आता हूँ इमरान आपकी तरफ दोबारा। बाबर डोगर साहब ये बताएं कि ये तो मामला ही ख़त्म कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहकर कि जनाब वो जवाब उन्होंने तो जो देने हैं हाई कोर्ट में या नैब को, उन्होंने कहा जी ये मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट होना, उनसे मुझे करोड़ों अरबों रुपया आता रहे, ये तो गैर कानूनी नहीं है। राना साहब ने बात ही खत्म कर दी। बिल्कुल उसामा साहब, इलीगली पैसा बाहर भिजवाना, बेनामी की कंपनियां बनवाना। इमरान खान जो है वो मेरी बात की तायद करेंगे कि वज़ीर आला हाउस में दो ऐसे बंदे थे जिनको डायरेक्टर रखा हुआ था। एक थे डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स और दूसरे थे वो भी डायरेक्टर थे। वो 8 क्लब रोड में बैठते थे, दोनों लड़के एक क्लब रोड में बैठते थे, इम्तियाज गुल और अहमद अली, जो कि सलमान अली अहमद था और दूसरे का नाम मेरे जहन से निकल गया। एक का नाम अली अहमद था और एक का पता नहीं क्या इम्तियाज गिल, नाम था। इम्तियाज गिल था इमरान साहब, अली अहमद था और गिल जी। निसार ये गिल था, दोनों गिल था, 8 गिल क्लब था, रोड गिल पे दूसरे फ्लोर पे बैठा करते थे और ये बेनामी की कंपनी इनकी थी जिसके जरिए से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करवाई गई। शहबाज शीर साहब को इन दोनों का नाम बताया गया, 6 अरब। उन्होंने कहा ये दोनों डायरेक्टर थे, आप वजीर आला थे, ये वजीर आला सेक्रेटरीट में बैठा करते थे और मीडिया स्ट्रेटजी की कमेटी के थे कुछ जी जी और बकायदा ऑफिस में तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ को पता नहीं है, उनके नीचे उनके ऑफिस में बंदे दो बैठे हुए हैं जो कि जाली कंपनी चला रहे हैं, जिसके जरिए से टीटीज जो है इलीगली बाहर भेजा जा रहा है। के ब्लॉक में मॉडल टाउन के अंदर इमरान खान साहब, ताकि लोगों को बताते अपडेट करते जाएं, के ब्लॉक के अंदर सलमान शहबाज का दफ्तर, सलमान अब्बासी, फजलदाद अब्बासी, कासम क्यूम, ये जो उनके अली इमरान जो दामाद हैं, ये जो MM आलम रोड वाला मामला, ये जो कैश बॉय मुश्ताक चिन्नी, ये सारा मामला यकीनन ना सलमान शहबाज को पता होगा ना शहबाज शरीफ साहब को। सरकारी डालों में हबीब बैंक के तो बैंकों में पैसे जाते थे थोड़े भर भर के, या भट्ट साहब को पंजाब असेंबली के पीछे, ये भी उनको यकीनन नहीं पता होगा। ये 96 का जो पैसा है, यहाँ पे अरबों रुपए जो नैब कहता है कि ये पैसा एक एक इंच एक एक ईंट जो है वो टीटी के पैसे से बनी है, ये भी उनको नहीं पता होगा। उनके जो पैसे सौतन जो है और उसका अपनी जो बेगम उनकी है, उनके पैसों से सौतन का घर और प्लाट बना रही है, ये भी शहबाज शरीफ साहब को यकीनन नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें इनोसेंट लेकिन राना साहब ने तो बात ही खत्म कर दी। अच्छा इमरान एक बात तो बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब गायब कहाँ हो गए थे? कि ये तो रियासत पर, उसके इदारों पर, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक शख्स है और कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कोई शख्सियत है, कहाँ छुप गए थे वो? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब को ये बता दिया पुलिस ने कि आपके लिए रेड हम तैयार कर रहे हैं, हम ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते, हमें आना पड़ेगा नैब के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब के ज़राए तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे ये कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। 3 बजे उनका आखिरी रब्ता शहबाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन से जो हुआ वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनके मोबाइल फ़ोन पे हुआ। और राना सनाउल्लाह साहब से उनके मोबाइल फ़ोन पे शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो मॉडल टाउन के नंबर से की है, अपने घर के नंबर से। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का मोबाइल फ़ोन नंबर था, वो बातचीत जो है उससे भी, जिनके पास ये बातचीत है उससे उनको पता चल गया कि इतने बज के इतने मिनट तक, यानी 3:10 तक शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई, वो इस बात से डर रहे थे कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे किसी चौक में, किसी मोड़ पे, बाहर किसी जगह पे अरेस्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि घर के अंदर तो मुझे अरेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे घर में छुपने के लिए जगह भी बहुत हैं, तो घर में तो यहाँ मुज़ामत हो सकती है, बाहर मैं सड़क में चौक पे मुज़ामत कैसे कर सकता हूँ, मुझे बाहर अगर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो मुसीबत बन जाएगी। तो उनको बाकायदा यकीन दहानी करवाई गई और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ से निकले और गायब हो गए। गायब हमारे लिए हो गए, नैब के लिए हो गए, लेकिन इमरान खान साहब 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। सवाल है जरा, 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे, मैं एग्री करता हूँ, आपने कहा रिकॉर्ड मौजूद है। 3 बजे शहबाज शरीफ साहब ना तो सुलेमानी टोपी ना छलावा है, ना कोई ऐसी आसमानी मखलूक खलाई मखलूक है कि वो किसी को नजर नहीं आया, जमीन सुरंग से चले गए, उड़ के चले गए, ऊपर से जंप मार के कैसे निकले?
3 बजे की बात कर रहे हैं और नैब भी वहां पे मौजूद था, पुलिस भी सर ये तो पहुंच चुकी जिन्होंने निकाला है, ये तो जिन्होंने निकाला है, जिनसे वो राब्ते में थे वो बता सकते हैं सर। थी। नहीं, मैं तो जिन्होंने किसी का निकाला है, आप जिनसे बता वो रहे हैं, राब्ते मैं में थे, वही टेक्नोलॉजी की बता बात सकते कर हैं। रहा हूँ। अच्छा जी इमरान जी अच्छा, continue, इमरान, प्लीज कैरी देखिए, ऑन। पुलिस लाहौर पुलिस का मैं बता रहा हूँ कि लाहौर पुलिस ने उनको निकाला है और लाहौर पुलिस ने ही उनको प्रोटेक्ट किया है। और आज सुबह जो सारा इशू था, जिस तरीके से आज सुबह हैंडलिंग हुई है, वो भी आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना अभी भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो है वो अभी भी आधा वज़ीर आला है, आधी वज़ारत आला जो है वो शहबाज शरीफ के पास है। और इमरान खान साहब, एक और नाजरीन के लिए मैं आपको भी थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उनको सिक्योरिटी स्क्वाड मिला हुआ है पुलिस का, वो पंजाब पुलिस का ही मिला हुआ है, इस्लामाबाद की पुलिस भी उनको मिलती है। वो साथ साथ ही था वो भी साथ ही था। हाँ जी, तो लाजा ये छंबे वाली बात नहीं है, वो तो साथ रहती है उनके। आप प्रोटेक्शन के नाम कह लें, वो इधर मुखबरी उनको कर रहे हैं नैब सर निजाम के तो वो नैब से ये भी बता सकते हैं। इतना बोसीदा और गला सड़ा निजाम है कि इसके मुंह पे रोजाना ये खानदान चपेड़े मार रहा है, बाहर से चपेड़ मारता है, बड़ा भाई तस्वीर भेज के लो बैठा हूं, जिसने जो बिगाड़ना बिगाड़ दो, बिल्कुल ठीक हूं, पूरे निजाम के मुंह पे चपेड़ मारता है बड़ा भाई बाहर बैठ के, छोटा भाई यहां से चपेड़ मारता है रख के दूसरे हाथ की, निजाम का मुंह लाल करके रख दिया है। इस निजाम को आईने में देखना चाहिए अपने आप को और घिन आनी चाहिए अपने इमरान खान अच्छा, साहब, लेकिन छोटा सा सवाल है। बाबर डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा। एक चीज मेरा इमरान आपसे साहब, सवाल- इमरान साहब एक अच्छा, मिनट। जी जी आप कर एक चीज जो इमरान साहब देखने वाली है वो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को 2 साल से ऊपर हो गया, पुलिस रिफॉर्म की इन्होंने बात की, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की, 2 साल हो गए हैं, ना कोई ये पुलिस रिफॉर्म ला सके, ना सिविल सर्विस रिफॉर्म लेके आ सके, वही घिसे पिटे चेहरे जो हैं वो भी यार वही बाबर भाई, पुलिस इससे के बड़ी पास रिफॉर्म हैं। क्या होगी कि पहले हुकूमत सिर्फ ये, सर बाबर भाई इससे बड़ी रिफॉर्म क्या होगी कि पहले ये सारी पुलिस जो थी ये काम करती थी हुकूमत के लिए, अब अपोजिशन के लिए भी करती है, कितनी बड़ी रिफॉर्म है, सोच सकते थे आप। ये तो ठीक है। अच्छा, बाबर थोड़ा सा बाबर नाज़रीन साहब के से एक लिए। सवाल है, एक सवाल बाबर साहब, बाबर डॉक्टर साहब, ये आज मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे थे, उन्होंने 45 साल वकालत की, अब वो दीन की तबलीग के लिए वक्फ कर दी अपनी ज़िंदगी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारे भी एक अजीज़ हैं, वो आज हाई कोर्ट में वो उनके लिए परेशान हो रहे थे कि ज़ाहिर है हर एक को जमहूरियत में हक़ है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी कारकुन, वो हार्ट का पेशेंट बेचारा वहाँ पहुँचा हुआ है, कोई कोरोना का कोई ख्याल, कोई कुछ नहीं, और फिर ये शहबाज शरीफ की जो ललकार हमने दिखाई है कि आओ मुझे पकड़ो, ये सब फिर क्या हुआ, फिर भागते क्यों रहे वहाँ जाके, रश और कोरोना और मरीज तो सलमा सब साहब, कहाँ गया? आप इससे अंदाजा लगा लें कि आज से 4 दिन पहले नेब ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने एसओपीज जारी किए कि अगर शहबाज शरीफ अगर पेश होते हैं तो वो एसओपीज ये कि हमने उसको डिसइंफेक्ट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो मास्क पहनेंगे और पूरे एसओपीज जो है उस पर अमल किया जाएगा अगर ये पेश होते हैं तो। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब मेरी 69 साल उम्र है, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, इम्यूनिटी मेरी बहुत लो है, तो मैं जनाब नैब के चंद ऑफिसर ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आया, मैं तो ये चांस नहीं ले सकता, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं नहीं डॉक्टर खेल साहब सकता। थोड़ा सा क्या अब वही शहबाज शरीफ आज सुबह आप देखें कि वहां पर इमरान साहब ने कहा कि 100-200 पीएमएलएन वर्कर थे, उनके दरमियान 100, में गिरे 200, हुए हैं, 30, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बड़े-बड़े कोई अफसर बुलाया एसओपी नहीं, कहाँ पर गए वो सारे अच्छा, सारे यही डॉक्टर साहब इसे साथ में आज और वो अदालती- बड़े मजे से सेल्फियां खिंचवाते आज- हुए वो कोर्ट की तरफ जा आज रहे थोड़ा हैं। सा आवाम के लिए, इमरान खान साहब आपको भी और आवाम के लिए भी, कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि जो कह रहे हैं कि सर्वाइवर हैं कैंसर के, जनाब ये है और कोरोना है, सारा कुछ है, हाई कोर्ट के बाहर टोटल जिस तरह आपने कहा पॉपुलरिटी का अंदाजा कि 30 बंदे मुख्तलिफ एरियल जो व्यू से कैमरों से वर्टिकल लिया, टोटल 30 बंदे, उनकी मकबूलियत का लाहौर के अंदर, तख्ते लाहौर में हाई कोर्ट के अंदर वकला की तादाद, कारकुनों की तादाद, बहुत सारे जूनियर वकला की तादाद, नैब और बाकी जो रिपोर्टर की तादाद, कचाकच कमरा भरा हुआ है, तो वहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं आएगा। मामला ये है कि रिकॉर्ड आज जो थोड़ा सा अगर इजाज़त दें इमरान खान साहब, थोड़ा सा आवाम को बता दीजिए कि आज जो हाई कोर्ट के अंदर हुई है थोड़ा सा मुकालमा, प्रोसिक्यूटर से नैब के जो डीबी जस्टिस तारिक अब्बासी और फ़रूक हैदर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कहा, शहबाज शरीफ की तरफ से जो आज़म तिताड़े साहब और वो पेश हुए अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा कि समाअत के दौरान अदालत इफ्तार की दरखास्त कर शहबाज शरीफ कहाँ हैं, ये देखें जेम्स बॉन्ड और छलावा, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो कमरा अदालत में मौजूद है, ना उधर नज़र आ रहे हैं ना इधर नज़र आ रहे हैं, और केसेस और कैंसर के मरीज। अदालत ने पूछा क्या आपको गिरफ्तारी का खर्चा है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा है वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने विस्तार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस अच्छा। किस स्टेज पर है, जिस पर इनके वकील ने बताया शहबाज शरीफ के केस इन्वेस्टिगेशन दरखास्त
स्टेज पर है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या नैब शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुखालफत करेगा। सैयद फैसल बुखारी खत्म होने वाला है, छोटा सा फैसल बुखारी ने जवाब दिया कि नैब 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उनका रोक दिया है। ख्याल रहा कि अब 9 जून को नैब ने बुलाया। अब क्या इनका स्टांस क्या, ये कहते हैं नैब को जवाब रिपोर्ट भी तलब कर लिया। बिल्कुल सही बात आपने। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं स्काइप या वीडियो के जरिए दूंगा ताकि नैब जो उनसे सवाल करेगा और ये जो जवाब वकीलों साथ बिठा के, क्योंकि ये तो इनके पास है ना कैमरे का कितना पर्चर खोलना है, ठीक है, ताकि कौम के सामने ये नैब को एक्सपोज कर सके। जी ठीक है इमरान, ये बताएं कि आपको कोई जवाब मिल सका है, क्योंकि अदालत में उन्होंने कहा जी हमने नैब के सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो टीटीज का इन चीज़ों का जवाब आपके ख्याल से मिल सका है? और फिर आपने जो इंकशाफ किया कि उस्मान बुज़दार आधे वज़ीर आला हैं, तो वो ग्रिप नहीं फिर बना सके, पुलिस आज भी उनकी सुन रही है। अभी सीख रहे हैं आधे की सीख रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो तेल नहीं है, उसमें से तेल नहीं निकलेगा। वो मेरे ख्याल में उस टॉपिक को छोड़ दें। अच्छा, जब तक इमरान खान साहब अपना उसको रखना चाहते हैं उस्मान बुज़दार को, वेलकम जनाब, रखें आप। एग्रीड। इसका नुकसान भी आप ही भुगतेंगे और इसका फ़ायदा भी अगर होगा तो आपको होगा। हमारी अपनी एक राय इस आदमी के बारे में कि इन तेलों से तेल नहीं निकलेगा, तो वो हम अपनी राय के ऊपर कायम है। अभी भी खान साहब भी अपनी राय पे कायम है, तो चलें, उनकी मर्जी है। मैं आ जाता हूँ इस इशू के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब का जवाब। जी देखें, वो करामत मसीह नाम का जो आदमी है, राशिद करामत, वो ये इधर रहता है वॉल्टन में मैं वो जगह देख कर आया हूँ जहाँ उसका घर है। नसार ट्रेडिंग नाम की एक जाली कंपनी वो आदमी बनाता है। शरीफ फिल्म के अंदर वो 18,000 रुपये पे काम करता है। अब ना उससे बैंक ने पूछा कि करोड़ों रुपया किधर से आ रहा है भाई, कहाँ से जमा हो रहा है। भाई जो सरकारी दो लड़के धड़ाधड़ चेक ला रहे हैं और उसमें जमा करवा रहे हैं बोरियों में। नैब ने इन सारे बंदों को जिन्होंने चेक लिख कर दिए उनको बुलवाया। उन सारे बंदों ने नैब को ये बताया कि जनाब हमने तो चेक देने थे शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को, और ये पैसा हमसे लेते थे पार्टी फंड के नाम पे। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज पैसे लेते हुए ये कहते होंगे लाओ किकबैक्स? क्या पैसा लेते हुए बिल्डर से और रिश्वत के पैसे लेते हुए लोगों से वो ये कहते होंगे कि ले आओ मेरी किकबैक्स, ले आओ मेरी रिश्वत, ले आओ मेरी कमीशन, ले आओ? नहीं यार, ऐसे नहीं कहते। पॉलिटिकल लोग इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं पार्टी फंड। अच्छा जनाब पार्टी फंड देते हैं, ठीक। तो वो जो समझदार लोग होते हैं ना आगे से बिल्डर्स वगैरह, वो ये नहीं कहते कि पीएमएलएन के नाम का वो काट देंगे जी, पीएमएलएन के नाम का चेक काट देंगे ये पार्टी फंड में जा रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं मियाँ साहब बताइए कहाँ डालना है। तो मियाँ साहब उनको जाली कंपनी बताते थे। उन्होंने नैब में जाके ये स्टेटमेंट दिया है कि जनाब मियाँ साहब ने और उनके बच्चों ने हमें कहा था कि ये नसार ट्रेडिंग के नाम का आप चेक काट दें। हम काट के इनके बंदों को देते थे, इनके बंदे जाके उसमें जमा करवाते थे। सही, ना कोई बैंक पूछ रहा, ना कोई इदारा पूछ रहा, उस वक्त तो सब कुछ इनके कंट्रोल में था। बिल्कुल। अब जब वो बंदे पकड़े गए, उन्होंने बयान दे दिए, मियाँ साहब के पास देने के लिए जवाब है नहीं। हाँ जी, सिर्फ देखे यार एक सादी चीज है। ठीक है। अच्छा, नैब के दफ्तर की तस्वीर आपके सामने है जहाँ फोटो लगी हुई है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं माजरत चाहता हूँ। ब्रेक के बाद बात और वज़ीर आला सिंध, उनको भी बुलावा आ गया है और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा वो मान गए हैं कि मैं नैब के सामने जाऊँगा और सोलर जो एनर्जी है उसके हवाले से ठेके की खुर्द बुर्द। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। जनाब, तो अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी नैब ने तलब कर लिया है और सोलर लाइट्स का ये ठेका दिया गया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर कहा जा रहा है ठेका दिया गया, और इस हवाले से सवालों के जवाब देने के लिए उनको बुलाया गया है। और इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब पेश होंगे। अभी हाल ही में FIA ने उनको बुलाया था चीनी स्कैंडल में, तब वो नहीं गए। इससे पहले भी इसी ये सोलर लाइट्स ठेके केस में उन्होंने पेश किया था जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, वो नैब में पेश हुए थे और कुछ सवालनामा उनको दिया गया था। 25 मार्च 2019 में वज़ीर आला सिंध पेश हुए थे जाली अकाउंट्स केस में भी। बहरहाल इमरान, ये अब मुराद अली शाह साहब भी पेश हो रहे हैं आखिरकार, वरना वो मुश्किल लगता है। इसी तरह हमने जरदारी साहब, तालपुर साहब की दफ़े बड़ा देखा था, बड़ा कुछ होता रहा। तो ये केसेस में कुछ जान है या बाकी केसेस की तरह हमने कोई बड़े सियासतदान पर नहीं देखा नैब का कोई मजबूत केस? देखें, चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं। उसामा भाई आपको भी पता है और आपके साथ दोनों सीनियर सहाफ़ी बैठे हैं, उनको भी पता है। चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको थोड़ा सा एग्जेजरेट भी किया गया है। जो इस केस को देख रहे थे लोग, उनमें से एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स मेरा था और उससे मैंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। और ये तब की बात है जब पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन हो रहे थे। उस वक्त भी ये आइडिया हो गया था कि इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है और किस किस्म के केसेस खुलने जा रहे हैं।
ये केसेस में जान है, लेकिन इनको एग्जैजरेट किया गया और चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती थी वही पीटीआई ने किया है। पीटीआई ने बोल बोल के इन केसों के ऊपर पीपल्स पार्टी को मौका दिया कि वो इनको पॉलिटिसाइज कर ले। अब बड़े आराम से पीपल्स पार्टी ने इन केसेस को पॉलिटिसाइज कर लिया है। अब अनटचेबल्स तो आपको पता है इस मुल्क में बहुत सारे हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, अगर रूल ऑफ लॉ के साथ चलें और इन सारे केसों को देखें तो नैब ने, एफआईए ने और दीगर इदारों ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की हुई है इन केसों में। इनमें से कुछ ना कुछ तो निकल ही सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं निकलेगा। पैसों की बंदरबाट तो बहुत बड़े पैमाने पे है। आप सिर्फ खरीदारियां ही देख लें कि बिलावल हाउस के लिए जो ज़मीनों की गई हैं, जो आसपास के घरों को ख़रीदा गया, सिर्फ उस एक इशू को देख लें। आप इनकी कंपनीज़ के इशूज़ को देख लें और हैंडलिंग देख लें कि पैसे की हैंडलिंग किस तरीके से हुई है और इनके अखराजात कौन कौन उठाता रहा है और उन लोगों ने वो पैसा कैसे कमाया, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक और मामला ये है जो मैं अपने वालिद साहब की आज जो उन्होंने जिस तरह बात की ना, वो मेरे बिल्कुल दिमाग में रह गई। उन्होंने कहा कि अब माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की 70 साल उम्र है, 45 साल उन्होंने वकालत की। वो कहते हैं हमने किसी ताकतवर को, किसी बड़े ताकतवर को नहीं देखा कि वो यानी कानूनी तौर पर किसी तरह से वो इस तरह के केसेस में कोई अंजाम को पहुंचे। तो यही बात इमरान ने रखी। अब ये बीआरटी मंसूबा भी है, भी रहे लॉ राय, हाँ जी, ये भी जज भी रहे हैं, जज भी तो वो रहे कहते हैं कि ताकतवर को पकड़ना ये कोई पाकिस्तान में हमने नहीं देखा होते हुए। तो ये बीआरटी मंसूबा भी उसकी एक किस्म है। अब इसमें चूंकि हुकूमत भी शामिल है, तो उसमें आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है तो उमरता बंदयाल साहब, जनाब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा जी मजीद इल्तवा ना मांगे आपके भी हुकूमत, आप मेरिट्स पर बात करें, हमने देखना है कि ये ठेका सही दिया गया, बार बार अवाम का पैसा बार बार इस पर ज़्यादा लगता रहा, इसकी कोई डिज़ाइन आपने ठीक बनाया था, ये इतना पैसा कहाँ लगता रहा, क्या होता रहा। बहरहाल एफआईए को उन्होंने रोका है कि इस पर कार्रवाई करने से, लेकिन कहा मजीद इल्तवा ना आप मांगे। उसामा साहब, बीआरटी मंसूबे को आप देखें, सबसे पहले नैब को काम करने से अदालतों ने रोका, उसके बाद एफआईए को अदालतों ने रोक दिया, अब अदालतें खुद जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो जिस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट को लेके जाया गया, अब वहाँ पीटीआई जो है, ये जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जनाब अकाउंटेबिलिटी और जनाब रियासत मदीना में सबसे पहले एहतसाब घर से स्टार्ट होगा, बीआरटी पे वो बिल्कुल यूटर्न मार जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कोई जो मिनिस्टर है, किसी कैबिनेट का मिनिस्टर है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वो खुद तो खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं, वो उन पर तनकीद क्या करते थे, ये मेट्रोस पर और ये बस के मंसूबे और इस तरह की चीजों पर तो वो तनकीद करते थे। और तो जबरदस्ती अब बीआरटी वो खड्डे बने हुए हैं, वो उसकी कॉस्ट थी जो ये कहते थे कि जनाब लाहौर की जो मेट्रो है वो तो 50 अरब में बनी है और हम उसको 20 अरब में बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट 70 अरब से भी ज़्यादा चली गई है और अभी तक उसको समझ नहीं आ रही कि ये कंप्लीट कैसे होगा, इसको मुकम्मल कैसे किया जाएगा। उसामा साहब, ये ऐसे ही है बस। अब जिस तरह से इमरान खान बात कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर खुद हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये सारी आधी से ज़्यादा कैबिनेट वैसे ही किसी एजेंडे पे है कि किसी चीज़ को इन्होंने तोड़ चढ़ने नहीं देना। मगर सबसे बड़ी बात ये है जब मिनिस्टर जो है वो खुद ये कहेंगे कि जनाब ईद के बाद नैब ताजुन बनने जा रहा है, उसके बाद जनाब नैब साहब जो है वो शबाशी पे चढ़ाई कर देंगे, तो फिर डाउट तो आएगा आपके ज़हन में, ये चीज़ तो आएगी कि जनाब ये इनका आपस में जोड़ 100% दुरुस्त। मगर असद खरल साहब, शहजाद अकबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें जो सवाल उठाते हैं उनका जवाब दे दें ऑपोजिशन, तो मामला खत्म हो जाए। इसी तरह जिस तरह बीआरटी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे अकाउंट सामने रख दें। मैं आपसे इमरान खान की बात से मैं एग्री कर रहा हूं। अब ये चीफ मिनिस्टर सिंध को जो बुलाया जा रहा है, ये जो मंसूबा था, ये सोलर लाइट लगाने का 20,000 लाइट लगवानी थी, सिंध रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, रोशन सिंध प्रोग्राम, उसके तहत 20,000 सोलर लाइट लगवानी थी, 5,000 भी नहीं लगी और 4 अरब रुपया जो है वो खाया पिया गया। 5 अरब रुपया खाया पिया गया, 5,000 लाइटें नहीं लगनी जो थी वो 20,000 थी। उसमें जो डीजी जो है वो तो अरेस्ट हो चुका हुआ है, वो वादा माफ गवाह बन चुका हुआ है। इस सारे प्रोजेक्ट का जो डीजी था वो वादा माफ गवाह बन चुका हुआ है। तो केस तो गलत नहीं होगा, केस तो ठीक है। हम तीनों एक नतीजे पे पहुंचे, जो आप कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और मैं भी जो कह रहा हूँ कि पोलिटिसाइज इन केसों को किया गया। वो किसने किया? जो बाहर से आए कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं पीटीआई के, जो आगे भी मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स उनकी हैं, जो खुदकश बम्बार खुद बन जाते हैं। अब सुन लें, आप शेख रशीद साहब ने कहा ये टार्जन ईद के बाद बनने जा रहा है। कल अभी प्रोग्राम में या परसों ने कहा था कि जनाब पहले फेज के अंदर बजट तक उन्होंने खुद ही कहा, यानी कितने इनोसेंट है कि वो अपोजिशन की बारी है
यानी इधर शहबाज शरीफ पे भारी है मामला, उधर मुराद अली शाह को बुला लिया, और उनका जब बजट पास हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगले BRT की बारी आ जाएगी, बजट के बाद फिर BRT वो की बारी कब आ आएगी मुझे पता है। FIA को हाई कोर्ट ने करने का, पेशावर ने कहा कि FIA करेगी, उसके खिलाफ कौन गया? सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत क्यों गई? इसका मतलब है आपके हाथ काले हैं, आप गलत है। FIA तो मौजूदा हुकूमत के नीचे है, फेडरल में हुकूमत, शहजाद अकबर साहब उसके मिनिस्टर हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके अंडर FIA। नैब तो नाम का चलो ऑटोनमस इदारा है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जब जो आप पॉलिटिसाइजेशन तो आपका मतलब ये है, अपोजिशन तो ये भी बयान देती है ना, वो भी फिर सियासत। और ये मनसूबे की कितनी डेडलाइन हुई, कितने उसके एस्केलेशन चार्जेस आगे बढ़ते ही गए। तो इमरान खान साहब ये तो कॉलोफेल में खुद ही तजाद और पॉलिटिकल केसेस को कौन कर रहे हैं? ठीक है इमरान, जी मैं थोड़ा सा, आप मुझे सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली? ये BRT का जो मंसूबा है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं अपना दामन साफ कर लेती कि जी बिल्कुल ठीक है, इसको मेरिट्स पे डिसाइड कर दे, हम बता देते हैं, डिले को इल्तवा में FIA को करने दें, या तहकीकात करने दें, या सुप्रीम कोर्ट में जो है सब कुछ वाजे करेंगे, इल्तवा कहेगा। सर कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है, किसी चीज़ को खुल के कर नहीं सकते, बुज़दिल भी हैं, डरते बहुत हैं। शहबाज शरीफ कम से कम जो भी था दिलेर था, उसको ये पता था कि ये पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो बड़ा रिस्क ले लेता था। उस्मान बुज़दार ने इतने पैसे कभी सोचे ही नहीं जितने फिगर उसके सामने रख देते हैं लाके। तो गवर्नमेंट कन्फ्यूजन में है, और कन्फ्यूजन का याद रखें, अगर आप क्लियर है ना और आप गलत काम भी कर रहे हैं तो उतना नुकसान कभी नहीं होता। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं और आप ठीक काम भी कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा है। तो ये आपको क्या लगता है, इसी तरह ही चलता रहेगा केस, और ये मंसूबा आखिरकार लगता है कुछ महीनों के बाद शुरू हो ही जाएगा, और ये फाइल उसी तरह शुरू तो हुए, ये फाइल दब जाएगी, कोई तहकीकात नहीं हो सकी, क्यों डिले हुआ, किसका कसूर था, ये सालों चलता रहेगा मामला? देखें, उन्होंने इस किस्म के मंसूबे शुरू किए जिन पे उंगली नहीं उठा सकते आप। मुकद्दस हस्तियों से और मुकद्दस मुल्कों से जुड़े हुए वो मंसूबे हैं। साहिवाल पावर प्लांट के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? नहीं। कूल पावर प्लांट के ऊपर जाम शुरू वाला जो लगा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के तवसत से, वो कितना सस्ता है, बिजली कितनी सस्ती है, मंसूबा कितना अच्छा है, यहाँ पे कितना महंगा है। अभी इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन का एक तखमीना दिया था कि इंडिया में उससे बहुत बेहतर लग रही है, उससे आधे पैसों में या उससे दुगने पैसों में लग रही है। टेक्निकली आप समझें, जो लगाने वाले हैं, जिन कंपनियों के पास ये ठेके हैं, वो बहुत तगड़े और बड़े लोग हैं, या वो उन मुल्कों से आ रहे हैं जो मुल्क आपको पैसा दे रहे हैं। ऐसे नहीं वो आपको पैसा देते, वो आपको 100 रुपया देते हैं, 50 रुपया तो कमीशन में निकाल लेते हैं, मुनाफे में निकाल लेते हैं उसमें से। तो ये यहाँ पे जो सौदेबाजियाँ की गई हैं अपनी कमीशनें निकालने के लिए, वो इस तरीके की गई है, पाकिस्तान को इन्होंने रेप कर करके नोच नोच के लूटा है। अब ये हुकूमत डरती इसलिए है कि अगर हम ये करेंगे तो सारा कुछ ही रुक जाएगा। एक बुज़दिल, डरी हुई, कंफ्यूज हुकूमत जो है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उनका ये विजन ही नहीं है। शुरू में इन्होंने कहा जी आप निकालें सारे इदारों की करप्शन, जब इन्होंने निकाल के सामने रखी तो वो डर गए। उन्होंने कहा जी अगर हम पकड़ेंगे तो हम तो इसी काम में लगेंगे, आगे काम कर, ना इनसे आगे काम किया जा रहा है, ना इनसे पीछे का मामला आप भी जानते हैं, आपने प्रोग्राम किए, हमने भी किए, IPPs के अंदर 480 रुपए की जो पेमेंट हुई, जो पीपल्स पार्टी जो करप्ट हुकूमत का इसको लेबल लगा था, उन्होंने भी 20% कमीशन को इग्नोर किया, और सरकार ने आते ही नेशनल बैंक गाड़ी ब्रांच में दे दी 4, उसको जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने निकाला 190 अरब की करप्शन भी, और उसको निकाल दिया। इसके ऊपर कोई केस बना। IPPs की रिपोर्ट इमरान खान से करवाई है, सारा कुछ हुआ, रिपोर्ट पब्लिक हुई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। उसके बाद आपने चीनी वाली रिपोर्ट ले आए, फ्रांसिक रिपोर्ट। मियां मंशा को बुलाया था इन्होंने, नैब ने मियां मंशा को बुलाया था, बुला के मियां मंशा से उन्होंने पूछा, तो मियां मंशा के पास क्लियरली जवाबात नहीं थे, क्योंकि इनका जो ये मियां चन्नू वाला गालिबन यहाँ पे है जो पावर प्लांट है, उसके ऊपर वो तसल्ली बख्श जवाबात चूनिया वाला मैं अपडेट कर, उसमें नेपरा का बंदा पकड़ा हुआ है, बिकता है वो नेपरा का बंदा उसमें पकड़ा हुआ है। जो बेनिफिशियरी मियां मंशा है वो नहीं पकड़ सकता कोई, क्योंकि मियां मंशा इसलिए नहीं पकड़ा जा सकता कि नैब के बड़े बड़े हुकाम के जो कच्चे चिट्ठे हैं वो मियां मंशा के पास है, आपको ये भी पता है। तो लिहाजा उसके सामने नैब ब्लैकमेल हो रहा है। इमरान खान साहब ने रिपोर्ट बनाई है, क्या किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया? फिर उसके बाद गंदम वाली आई, क्या एक्शन लिया गया? अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया गया, हम आप जोर लगा रहे थे, क्या कभी किसी बंदे को लॉन्ग लिस्ट है? 1 अरब अरबों रुपए की लूट मार की दावे किए गए।
पीटीआई हुकूमत मरकज में भी है, तीनों सूबों में भी है। किसी एक बंदे से 1 रुपया लूटा हुआ वापस आया? बाहर से पैसा आया? आउटकम क्या है? इमरान खान साहब क्या बेबस है? कौम को बताएं जी। अच्छा, मुझे अभी बताया जा रहा है कि हमें साजिद तारड़ साहब हैं तो ने अल्टीमेटली join किया बेबस ही हैं। ये तो सीरियसली वो बेबस तो हैं। साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अमेरिका से हमारे साथ हैं, ये एडवाइज़र हैं सदर ट्रंप के। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं अमेरिका में, तो ये लग रहा है जैसे कंट्रोल नहीं हो रहे। सदर ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि फ़ौज बुला ली है और अब फ़ौज को तलब करने के बावजूद हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। एक सियाह फाम की हलाकत के बाद से हंगामे हैं अमेरिका में। क्या सूरत हाल है, कैसे सोचा जा रहा है इनको कंट्रोल किया जाएगा? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे लिया। यहाँ पे मैं 2 चीजें बताना पसंद करूंगा आपको। सबसे पहले कि इसके पीछे मोटिव्स क्या है। अमेरिका की बदकिस्मती के सबसे पहले कि कोरोना आया और इलेक्शन का साल। अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि फ्लॉयड साहब की डेथ हुई है और उस पे भी पॉलिटिकल माइलेज का चक्कर है। अब हुआ ये इस तरह है कि फ्लॉयड साहब की डेथ के ऊपर किसी के दो राय कोई चीज नहीं है, सबको अफसोस है। 4 पुलिस वाले सस्पेंड, 1 के ऊपर कत्ल का पर्चा हो चुका है। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी उस पर पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 63 डेथ्स हो चुकी हैं जब से रॉयट्स शुरू हुए। 2383 लोग इंजर्ड हैं। 800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा चुकी है। और जो 63 डेथ्स हुई हैं उनमें 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 तरह के लोग हैं, कर क्या रहे हैं। एक किस्म के लोग हैं जो घरों से निकलते हैं, बैग पैक साथ लेके आते हैं और कीमती स्टोरों को लूटते हैं। ये उनको तो एहतजाज में शामिल नहीं किया जा सकता। अब दूसरा बताना चाहूंगा, अमेरिका में जहां पे डेमोक्रेटिक मेयर हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं, उन ज्यादातर सिटीज को सेंचुरी सिटी कहा जाता है। लॉलेस बिहेवियर और एंटी पुलिसिंग का वहां पे माहौल होता है। पहले ही बराक ओबामा साहब अपने पीरियड में ये चीजें प्रमोट करके गए थे। आपको याद होगा कि फर्गुसन, शार्लेट, बाल्टीमोर उनके पीरियड में जला था। और अगर किसी को एतराज हो तो उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनकी 8 साल की अपॉइंटमेंट्स गूगल करके देखें, सारी अपॉइंटमेंट्स रेस बेस्ड थी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद इस वक्त जो डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर हैं, वो पहले समझते थे कि कोरोना की जितनी ज्यादा मौत होंगी डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार जाएंगे। अब उनका माइंडसेट ये है कि अगर जितने ज्यादा हंगामे होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार जाएंगे। यहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क की जो पुलिस यूनियन है वो सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और सबसे बड़ी यूनियन है। कल वहां यूनियन के सदर ने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज फौज को भेजें, यहाँ पे मेयर और गवर्नर दोनों हमें मरवा रहे हैं। अब ये हालात चल रहे हो कि आपकी पार्टी के पास अगर मैंडेट मौजूद ना हो, आपके पास लीडरशिप का फुकदान हो और आप इस तरह की चीजों को पॉलिटिसाइज करें, तो ये कौम के लिए और मुल्क की एक बदकिस्मती होती है। अच्छा, ये इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल इस चीज के ऊपर सियासत हो रही है। ये सियासत हो रही है और अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है। एक सवाल ये भी है कि मीडिया में बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि अमेरिका में नस्ली तासुब की बात हो रही है और इससे लोग क्या कह रहे हैं कि भारत में जो मजहबी तासुब है, जिस तरह मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया कोरोना का, कश्मीर में जो सूरत हाल है वहाँ पर जिस तरह कत्लेआम की सूरत हाल थी, जिस तरह लोगों को मारा गया, इन्वेस्टिगेशन मुसलमानों पर इल्ज़ाम आ रहा है जो हंगामे ये भारत में हुए। तो अब मोदी साहब से फ़ोन पर बात भी हुई है ट्रंप की और चीन के हवाले से भी उसमें बात हुई है। तो आप समझते हैं कि ये इस पर भी जोर देना चाहिए कि अमेरिका में जिस तरह अब एहतजाज हो रहा है एक सियाह फाम के लिए, इस तरह लोग बाहर हैं, तो ये जो मजहबी तासुब नज़र आता है हमें भारत में, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, इस पर भी बात होती है। देखिए, इंडिया की सूरत हाल यहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि अगर आप बीजेपी का अभी और आरएसएस का मैंडेट देखें तो वो वाहिद मैंडेट लेकर आए थे नफरतों का। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो हालात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अ रेशियल पर्सन एट ऑल। डोनाल्ड ट्रंप साहब न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। इट इज द मोस्ट डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड। और तीसरी बात यह है कि उनकी 3 बीवियों में से 2 बीवियां फॉरेनर हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा इतना रेसिस्ट हो सके, नंबर 1। दूसरी बात उसमें यह है कि मोदी साहब ने 21st सेंचुरी में हिटलर को कॉपी किया है। उस मॉडल को अमेरिका के मॉडल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और झूठे इतने हैं, अब मैं आपको बताता हूं। चाइना ने, जब चाइना घुसा है इंडिया के अंदर
तो इन्होंने खुद कॉल करके 20 मिनट डोनाल्ड ट्रंप साहब से अपील की है कि मदद की जाए, और उसके बाद दूसरे दिन उस कॉल को ही डिनाई करेंगे। साजिद तारड़ मेरा साहब, मकसद एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ये जो वहाँ पर फसादात फूट पड़े हैं, तो ये कितना पॉलिटिकली डैमेज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को? आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको मैं जिस तरीके से देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि पहले जब बराक ओबामा साहब ने 8 साल यहाँ पे एक जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे, व्हाइट लोग थे, उनको सप्रेस किया, उनके ऊपर सिर्फ 18% यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन है, और उन्होंने टोटल कैबिनेट और टोटल हर चीज में अफ्रीकन अमेरिकन उन पे बिठाए थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन ने नारा लगाया था कि वी वांट आवर कंट्री बैक। आज ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, जिस तरीके से ये मुल्क को जला रहे हैं, अब फिर दोबारा वो उन्हीं व्हाइट अमेरिकन को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब वो फिर खुल के आगे वोट डालेंगे, और उसके बाद ये होगा कि अफ्रीकन अमेरिकन और उपरेस्ड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अमेरिकन हिस्ट्री में बराक ओबामा वाहिद एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, और उन्होंने अपने 8 साल में अपनी कौम के लिए कुछ भी नहीं किया। जब उस वक्त अमेरिका जला तो उन्होंने कौम से वादा किया था कि वो पुलिस रिफॉर्म करेंगे, वो पुलिस की ट्रेनिंग करेंगे, वो जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, और एक भी वादा डिलीवर नहीं किया। ये बदकिस्मती है अफ्रीकन अमेरिकन की, उनको एक चांस हिस्ट्री में मिला और उनके प्रेसिडेंट ने उनको बिट्रे किया। अच्छा, अब आप दूसरा जी, आप मुश्किल नहीं देख रहे? ये इलेक्शन भी नवंबर में होने हैं, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी इलेक्शन जीत जाएंगे? एक चीज़ पर आप बताएं कि आप एडवाइस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, प्रेसिडेंट को, तो ये जो चाइना वाला मामला है, इस पर आप क्या एडवाइस करेंगे कि अमेरिका को इसमें नहीं आना चाहिए? भारत तो फ़ोन पर, वहाँ मीडिया में तो चल रहा है, भारत के जी मोदी साहब ने बात की है चीन के हवाले से कि जी हमें ये तंग कर रहा है चीन, और माइक पॉम्पियो वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी इंडिया के साथ ज़्यादती हो रही है, धमका रहा है चीन। तो आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे रहेंगे, इस मामले में नहीं आएंगे? नहीं, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व शायद ना हो, लेकिन अमेरिका चीन के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहेगा। हमारा इस वक्त मैंडेट है कि चाइना को टू होल्ड देम रिस्पांसिबल फॉर कोरोना वायरस, और जितनी दुनिया में तबाही फैली है ये चाइना रिस्पांसिबल होगा, चाहे नेग्लिजेंस हो चाहे इंटेंशन हो। पाकिस्तान आजाद अमरीकी शहरी हैं, और कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, और जो अकलीतों का, जिस तरह उसामा साहब ने कहा, आप एडवाइज़र भी हैं, आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो क्या कश्मीरी जो मकबूजा जो वादी है, जो लॉकडाउन पहले से शुरू हुआ, उसके बाद तो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, उसके लिए कभी आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा है कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन जो खिलाफवर्जियाँ हैं, अभी तो उनका लॉकडाउन खुलवा दिया जाए? कभी आपकी बात हुई हो? मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब वाहिद एक प्रेसिडेंट है जो एटलीस्ट 1 दर्जन से ज्यादा दफा अपनी आर्बिट्रेशन ऑफर कर चुके हैं कश्मीर के लिए। और तीसरी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैंने पर्सनल 2 दफा रिक्वेस्ट की इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस द कश्मीरी हालात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पावरफुल लॉबी वाशिंगटन डीसी में इंडियंस अमेरिकन की है। उनके 5-6 कांग्रेसमैन हैं। वाशिंगटन, आप व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स देखें, जुडिशियल सिस्टम में उनकी प्रेजेंस देखें, और जिस तरीके से पैसा लगाते हैं आप वो देखें। और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मोदी साहब ने कितने बिलियंस डॉलर्स खर्च कर चुके हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। तो क्या काउंटर करने के लिए मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को, इसी लॉबिंग के लिए, और जो मौजूदा वहाँ पे सफीर है असद साहब, आपको सजेस्ट करेंगे कि ताकि उनको काउंटर किया जा सके, और आप जैसे लोग जो बैठे हमें अपॉर्चुनिटी ताकि अवेल कर सके? मैं पाकिस्तान तो खैर इतनी चीजें करने की सलाहियत नहीं रखता। आपको मुस्लिम उम्मा ने कश्मीर में नहीं, आप हमारी जो कश्मीर को पूरी मुस्लिम उम्मा ने अबैंडन किया है, पूरी दुनिया ने अबैंडन किया है। पाकिस्तान तो सलाहियत नहीं रखता। जो एक इन्होंने टूटी फूटी एक लॉबी फर्म हायर की है, उसको भी पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मैं मुसलसल, डॉक्टर असद मजीद साहब इज माई क्लासमेट, मैं मुसलसल ना सिर्फ उनको, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को मुसलसल वार्न करता हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को वार्न करता हूँ कि खुदा के लिए स्टेप अप हो। आपको डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप को आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी यहाँ पे कुछ सुनता हो तो तब मैं किसी साइड पे जाऊं। लेकिन मैं अपने तौर पे जितनी भी जंग पाकिस्तान की, कश्मीर की, बल्कि इतने अजीब हालात में मैंने कई दफा कश्मीर के सामने, कश्मीर के टॉपिक को लेके खड़ा हूं,
ऐसी ऐसे स्पीचें दी हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया मेरे करियर में। लेकिन मैं समझता हूं कि आज 9 महीने हो चुके हैं उन लोगों को, आज 21st सेंचुरी में इतना बड़ा जेल खाना बनाना और उसके लिए खड़ा होना। मैंने अगले दिन स्पीच दी है, मैंने सारे कश्मीरियों से माफी मांगी है कि मैं एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान मैंने आपको फेल किया है, प्लीज मुझे माफी देना। लेकिन इस दुनिया में हर रहने वाला इंसान इसको चाहिए कश्मीरियों से माफी मांगे, बिल्कुल और जिन्होंने उनको बिट्रे किया है, और बिलखसूस जितने मुसलमान हैं उनके लिए एक शर्मनाक अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इमरान खान साहब ने स्पीच स्पेशल की, जिस तरह आप दर्द रखते हैं इंसानियत का, कश्मीरियों का, उन्होंने भी बात की थी। लेकिन फिर वही बात उन्होंने कहा कि जी कमर्शियल इंटरेस्ट है दुनिया के, तो वो 1.25 अरब की आबादी है, सारे मुल्क इसलिए इकट्ठे हो जाते कि जी हमारी ये ट्रेड मुतासर हो जाएगी। अभी भारत ने यही तो धमकी दे रहा है चीन को भी कि जी हम आपकी ट्रेड जो है वो मसनूआत बंद कर देंगे। असल में बात ये है सर, पाकिस्तान, बिलखसूस पाकिस्तान, आपने अपने आप को इतना वनरेबल कर लिया है कि आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है। आज उसको आप छोड़े कश्मीर को, आपके मुजफ्फराबाद, बिल्तिस्तान और आपके इसके मौसम के हाल इंडियन चैनल्स ने बताने शुरू कर दिए हैं। जयशंकर साहब की क्या मिजाल थी कि वो कहते कि हम आजाद कश्मीर एक दिन में ले सकते हैं। आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है। आपके इंटरनल पॉलिसीज स्वाय करप्शन के कुछ भी नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। अच्छा, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। अच्छा, ये बता दें तारिक साहब कि कब तक आपको लग रहा है कि अमेरिका के हालात जो हैं वो काबू में आ जाएंगे, क्योंकि दहाइयों में कहा जा रहा है कि इस तरह के हालात नहीं देखे गए अमेरिका में। हालात, असल में सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक गलती की है कि उन्होंने गलती ये की है, और उसमें उनके दामाद का सोचा जा रहा है कि वो मना करता रहे। उन्होंने नेशनल गार्ड, उन्होंने परसों कहा था कि जो मेयर, जो गवर्नर नेशनल गार्ड मतलब आर्मी को यूज करके अमन रिस्टोर नहीं कर रहे, तो मैं अपनी पावर इस्तेमाल करके आर्मी को लेकर आऊंगा और लोगों को सख्ती के साथ डील किया जाएगा। अब तकरीबन काफी शहर जो है वो कल रात पुरअमन थे, सिवाय न्यूयॉर्क के, क्योंकि न्यूयॉर्क एक सेंचुरी सिटी है और सोशलिस्ट सिटी है, और वहां पे, और मजे की बात यह है कि मेयर और गवर्नर दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है साजिद तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ट्रंप आते थे अमेरिका से बराह रास्त, और उनकी आपने बातें सुनी। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने जिस तरह कहा कि आरएसएस और मोदी का एजेंडा ये था नफरत का, कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा वो लेकर आए थे, और उसी के असरात भारत में देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान की जितनी कोशिशें हैं, जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं, कि दुनिया में कोई उतनी आवाज़ नहीं उठा रहा कश्मीरियों के हक़ में जितनी पाकिस्तान उठा रहा है, और हमेशा से ऐसा है। और आज आप अपने मकबूजा कश्मीर में देखें तो जिस तरह पाकिस्तान के हक़ में नारे लगते हैं, जिस तरह आज़ादी के हवाले से बात होती है, उससे भी नज़र आता है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान क्या चाहते हैं। वो आज़ादी का नारा लगाते हैं, और आज भी वहाँ शहीद होने वालों को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफनाया जाता है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।